हेलो एवरीवन। डिमांड चैप्टर का पार्ट वन हमने कर रखा है, वो अपलोडेड है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले उसको देख लो, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। डिमांड में अब हमारा पार्ट टू में हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड किसे कहते हैं? सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था डिमांड के टाइप्स और डिटर्मिनेंट्स भी देखे थे, यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे क्वेश्चंस आपके रहेंगे ही रहेंगे। इसमें है क्या? तो लॉ ऑफ डिमांड का मतलब आखिर क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। इसका मतलब क्या कि प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, और अगर प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। बाकी जो अदर फैक्टर्स थे, प्राइस को छोड़ के बाकी बहुत सारे फैक्टर्स थे, जैसे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स था, इनकम ऑफ कंज्यूमर था, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर्स था। वो सभी को कांस्टेंट अभी माना गया है। सिर्फ प्राइस में यहाँ पे चेंजेस होगा कि अगर प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम होगा, और अगर प्राइस घट रहा है तो डिमांड बढ़ जाएगा। इसके कुछ एजम्पशंस हैं। पहला assumptions है प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स डू नॉट चेंज। तो जितने फैक्टर्स थे सभी को कांस्टेंट हमने माना है। तो जितने फैक्टर्स यहाँ पे हैं, जैसे सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस वो भी कांस्टेंट रहेगा, इनकम ऑफ कंज्यूमर सेम रहेगा, देयर इज नो एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर रिमेन सेम। और भी जितने भी फैक्टर्स थे सभी फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो ही लॉ ऑफ डिमांड हमारा जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है इसका ये फॉलो होगा। इसे और क्या कहते हैं? तो इसे फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज भी कहते हैं। लॉ ऑफ डिमांड इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज। अब ये लॉ ऑफ डिमांड तो हमने देखा, तो लॉ ऑफ डिमांड के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, है ना? कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। अब एक्सेप्शंस यानी कि कुछ ऐसे चीज जो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करते हैं। वो क्या क्या है? सबसे पहला है गिवन गुड्स। गिवन गुड्स किसे कहते हैं ये आप जान लो। तो गिवन गुड्स पर्टिकुलरली किसी गुड्स का नाम यहाँ पे ऐसा नहीं दिया गया। अब ये गिवन गुड्स इट इज अ काइंड ऑफ इंफीरियर गुड्स। ये इंफीरियर गुड्स का टाइप्स है जो कि आप पढ़ चुके हो लास्ट क्लास में। ठीक है। अब लास्ट क्लास में आपने जो पढ़ा था कि दो तरह के गुड्स होते हैं इनकम बेसिस पे, है ना? एक नॉर्मल गुड्स हो जाता है और एक इंफीरियर गुड्स हो जाता है। गिवन गुड्स का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट कॉइन किया गया था, लाया गया था सर रॉबर्ट गिफन के द्वारा, है ना? और अल्फ्रेड मार्शल ने अपने बुक में उसको मेंशन भी किया था। ठीक है। अब इसका कॉन्सेप्ट आखिर क्या है गिवन गुड्स का? तो गिवन गुड्स, अब जहाँ पे वो लोग थे तो उन्होंने 19th सेंचुरी में ये ऑब्जर्व किया, सर रॉबर्ट गिफन ने ऑब्जर्व किया क्या कि कुछ प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ रहा है इंफीरियर गुड्स होने के बावजूद भी, है ना? तो प्राइस अगर बढ़ रहा है तो भी उसका डिमांड बढ़ रहा है, डिमांड में कोई कमी नहीं आ रहा है। प्राइस जितना बढ़ रहा है डिमांड और बढ़ रहा है। तो ये ब्रेड के केस में देखा गया था कि वहां पे क्या हुआ था कि ब्रेड का प्राइस बढ़ रहा था, तो प्राइस बढ़ने के साथ साथ डिमांड भी बढ़ने लगा। ठीक है। ऐसे गुड्स जिसका प्राइस बढ़ने के साथ साथ डिमांड बढ़ने लगे और काइंड ऑफ इंफीरियर गुड्स हो, वो बेसिकली क्या हो जाता है? गिवन गुड्स कहलाता है। ठीक है। सो अब है क्या कि दिस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ इंफीरियर गुड्स ऑन विच कंज्यूमर स्पेंड अ लार्ज पार्ट ऑफ हिज इनकम, जिसमें कंज्यूमर अपना इनकम का लार्ज पार्ट जो है वो क्या करता है? स्पेंड करता है। एंड देयर डिमांड राइजेस विथ एन इंक्रीज इन प्राइस एंड डिमांड फॉल्स विथ डिक्रीज इन प्राइस। और जिसका क्या होता है? डिमांड बढ़ता है प्राइस बढ़ने की वजह से, और डिमांड घट जाता है प्राइस घटने की वजह से। एक और एग्जांपल यहाँ पे आप ले लो, इंडिया के कॉन्सेप्ट में आप इसका एग्जांपल ले सकते हो। जैसे आप देखो कि यहाँ के लोग अधिकतर क्या कंज्यूम करते हैं? आटा कंज्यूम करते हैं। आटा, है ना? आटा से वो रोटी वगैरह ये बनाते हैं। तो ये मेन इंग्रेडिएंट है हमारे किचन का, हमारे डेली लाइफ का मेन इंग्रेडिएंट है, और कंज्यूमर अपने इनकम का अधिकतर पार्ट इस पे खर्च करता है। और ऐसा देखा जाता है कि लोग और भी चीजों पे खर्च करते हैं, जैसे वेजिटेबल्स एंड मीट, है ना? वेजिटेबल्स एंड मीट पे भी खर्च करते हैं। लेकिन अब ऐसा अगर हो कि आटा का अगर प्राइस राइज होने लगे तो भी वो क्या करेंगे? अपने इनकम का अधिकतर पार्ट आटा को ही खरीदने में लगाएंगे, यानी आटा का डिमांड बढ़ाएंगे। ठीक है, प्राइस बढ़ने के बजाय। और वहीं पे वेजिटेबल्स और जो मीट होगा उसका कंजम्पशन कम करेंगे।
ऐसा वो शिफ्ट नहीं करेंगे कि आटा अभी महंगा हो गया है तो हम लोग शिफ्ट कर जाते हैं मीट पे, है ना, इन सभी चीजों पे। तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उनका जो लाइफ का जो मेन पार्ट है, वो मेन इनकम जो है वो आटा पे खर्च कर रहे हैं। सो आटा इस टाइम इस सिचुएशन में गिवन गुड्स कहला जाएगा। और वहीं पे आप देखो कि आटा का जब जैसे ही प्राइस अगर घटने लगेगा, सॉरी, आटा का जैसे ही प्राइस घटने लगेगा तो उस सिचुएशन में क्या होगा, आटा का जैसा ही प्राइस अगर क्या होगा, घटने लगेगा, तो फिर क्या होगा कि अगर ये सस्ता हो जाएगा तो फिर लोगों के पास इनकम का पार्ट रहेगा भी, और वो किन चीजों पे और खर्च कर सकते हैं, वेजिटेबल्स एंड मीट पे भी वो खर्च कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि इनकम का कुछ पार्ट अभी सेव है और इस पे अब वो कम ही खर्च करेंगे। लेकिन अब क्या होगा, अगर बढ़ जाता है तो क्या होता है कि उसका डिमांड भी बढ़ जाता है। सो ऐसे गुड्स को गिवन गुड्स कहते हैं। क्लियर। नाउ नेक्स्ट है स्टेटस सिंबल गुड्स और गुड्स ऑफ ऑस्टेंटेशन। स्टेटस सिंबल गुड्स एंड गुड्स ऑफ ऑस्टेंटेशन क्या होता है, तो कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जो स्टेटस सिंबल होते हैं। स्टेटस सिंबल यानी कि वो प्राइड का एक सिंबल होता है। जैसे क्या हो गया कि आईफोन हो गया, आज के डेट में उसका जो आईफोन जो है, तो आईफोन बेसिकली वो क्या करते हैं, लोग उस तरीके से लेके घूमते हैं कि हाँ इसका लोगो है। आप उसका बैक कवर भी देखोगे तो बैक कवर में भी उतना लोगो दिखने का वो जगह रहता है ना। क्यों ऐसा नहीं पूरा का पूरा कोई कवर्ड करके रखता है, उसे शो करना होता है वो एप्पल का सिंबल। ठीक है, अब यही चीजें हैं स्टेटस सिंबल गुड्स, या जो भी आप देख लो आज के डेट में स्टेटस सिंबल गुड्स में जो लग्जरियस प्रोडक्ट्स हैं वो आ जाते हैं, है ना। जैसे आप कार में आज के डेट में थार, डिफेंडर, ये सभी चल रहा है। फिर उसके बाद आप देखोगे कि बाइक में रॉयल एनफील्ड तो है ही, है ना। उसी तरह से डायमंड्स हो गया, गोल्ड हो गया, एंटीक पेंटिंग्स हो गया, ये सभी स्टेटस सिंबल गुड्स हैं। तो इन ये भी लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करते हैं। यानी कि ये क्या हो गया कि इसका जितना प्राइस बढ़ेगा उतना ही डिमांड भी बढ़ने लगता है इन सभी का। ठीक है, तो ज्यादा डिमांड, ज्यादा अगर प्राइस रहता है तो डिमांड बढ़ा लेते हैं लोग, इसलिए कि अगर इतना महंगा में भी वो खरीद रहे हैं, यानी कि वो उनमें कोई बात है, वो प्रेस्टीज, वो सिंबल शो कर रहे हैं, स्टेटस सिंबल शो कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फियर ऑफ शॉर्टेज। फियर ऑफ शॉर्टेज किसे कहते हैं, अगर कंज्यूमर को डर है कि आज ये प्रोडक्ट का जो प्राइस है, मतलब फ्यूचर में क्या होने वाला है, इसका बढ़ने वाला है प्राइस, तो अब वो क्या होगा कि कंज्यूमर आज ही ज्यादा से ज्यादा, अगर प्राइस आज बढ़ा भी रहे नॉर्मल डे से, तो भी क्या करेंगे कि लोग उसे ज्यादा खरीदेंगे। जैसे कोरोना के टाइम में हुआ, है ना, पेंडेमिक के टाइम में हुआ कि लोगों को डर लग गया कि सप्लाई कम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में सप्लाई कम हो जाएगा, तो अब एक ही बार क्या कर लो, और फ्यूचर में सप्लाई कम होगा, आ नहीं रहा है प्रोडक्ट, है ना, सब कुछ बंद है, तो प्रोडक्ट अगर आ नहीं रहा है तो प्रोडक्ट महंगा होने वाला है, डेफिनेटली प्रोडक्ट महंगा होने वाला है, जो भी सामान है वो महंगा होने वाला है। तो आज जिसका जैसे जो भी कंजम्पशन था, है ना, अगर वो 5 kg उनका, अगर मान लेते हैं कि एक मंथ का कंजम्पशन था, या 10 kg अगर एक मंथ का कंजम्पशन था, तो वो कंजम्पशन को छोड़ दे रहे हैं, और प्राइस अगर बढ़ा भी हुआ है आज के डेट में, तो ये डर से कि अगर फ्यूचर में इसका और प्राइस बढ़ जाएगा तो 10 kg जिनका कंजम्पशन था वो 20 kg, 30 kg, इस तरह से वो स्टॉक करके घर में रख ले रहे थे, है ना, क्योंकि उनको डर था कि वो क्या हो जाएगा, फ्यूचर में वो बढ़ सकता है प्राइस। जैसे ड्यूरिंग इमरजेंसीज लाइक वॉर, फेमिन्स एटसेट्रा, कंज्यूमर डिमांड गुड्स इवन एट हायर प्राइसेस ड्यू टू फियर ऑफ शॉर्टेज एंड जनरल इनसिक्योरिटी। तो शॉर्टेज के डर से वो क्या करने लगते हैं, आज ही महंगे प्राइस में भी उसको खरीदने लगते हैं। नेक्स्ट है इग्नोरेंस। नाउ इग्नोरेंस, इग्नोरेंस क्या है, तो कंज्यूमर को अगर पता ही नहीं है, दे आर इग्नोरेंट अबाउट द प्राइसेस, प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी इन द मार्केट, उन्हें पता नहीं है कि अच्छा इसका क्या रेंज है, तो महंगे प्राइस में भी वो ले सकते हैं। ठीक है, कंज्यूमर मे बाय मोर ऑफ अ कमोडिटी एट हायर प्राइस व्हेन दे आर इग्नोरेंट ऑफ प्रिवेलिंग प्राइसेस ऑफ अ कमोडिटी इन द मार्केट, है ना, उन्हें पता ही नहीं हो कि मार्केट में एक्चुअल में इसका रेट क्या चल रहा है, तो महंगे दाम में भी वो उसका डिमांड बढ़ा देंगे। नेक्स्ट है फैशन रिलेटेड गुड्स। फैशन रिलेटेड गुड्स क्या हो जाता है, सो फैशन रिलेटेड गुड्स का मतलब क्या हो गया कि जो भी आपका क्या है कि आज के डेट में फैशन में है, ट्रेंड में है, सो अगर फैशन में है तो वो क्या होगा कि अगर महंगा भी रहता है तब भी वो क्या करते हैं, लोग उसको परचेज करने लगते हैं, है ना। अब जैसे ये ट्रेंड में है ना, आज के डेट में कार में अगर देखा जाए तो अगर लोगों का पसंद ज्यादा थार के तरफ जा रहा है। ठीक है, सो अब वो क्या है कि फैशन में है वो प्रोडक्ट, या आप देख लो कि शूज में जनरली व्हाइट स्नीकर्स बहुत ज्यादा फैशन में है, तो जो फैशन में होगा तो महंगे दामों पे भी लोग उसको खरीदने लगते हैं। ठीक है, सो फैशन रिलेटेड गुड जो होते हैं वो जनरली लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करते हैं। नेक्स्ट है नेसेसिटीज ऑफ लाइफ।
कि अगर कोई गुड्स नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ का मतलब क्या, इसके बिना फिर जिंदा नहीं रहा जा सकता है, इसेंशियल आइटम्स है जो डेली हम लोग यूज करते हैं, है ना। जैसे अब क्या हो गया, राइस हो गया, ठीक है, फिर आप ये देख लो कि नमक हो गया, है ना। ये सभी चीजों को आप देख लोगे तो नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है। या मेडिसिन आप देख लो, तो ये सभी जो है कि अगर नहीं मिला है, जैसे मेडिसिन है, तो ये महंगे दाम पे भी लोग उसको खरीदने के लिए रेडी रहते हैं, ठीक है। उसका प्राइस बढ़ भी रहा है, फिर भी उसको उसको क्या करते हैं लोग, उसका डिमांड बढ़ाते रहते हैं, क्योंकि नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है, कांस्टेंट यूज करना है। एक चीज और इसमें आ जाता है ना, हैबिचुएटेड गुड्स, जो लोगों का हैबिट बन चुका है वो चीज कंज्यूम करने का। तो ये ऐसे निगेटिव कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप इसको भी ये जान लो कि जैसे कोई मान लेते हैं स्मोकर है ना, स्मोक करता है डेली बेसिस पे, तो सिगरेट का प्राइस अगर बढ़ भी जाएगा, फिर भी वो क्या करेगा, उसका डिमांड बढ़ाएगा ही, उसको घटाएगा नहीं, है ना। सिगरेट का अगर प्राइस बढ़ भी रहा है, फिर भी उसका डिमांड वो बढ़ा देगा, तो वो उसके हैबिचुएटेड हैबिट हो चुका है, वो उसका नेसेसिटीज हो सकता है ना। नेक्स्ट है चेंज इन वेदर। तो वेदर अगर चेंज हो रहा है, तो अगर मान लेते हैं यहाँ वेदर चेंज हो गया, बारिश का समय आ गया, तो अब प्राइस ज्यादा भी है अगर किस चीज का, अम्ब्रेला का, रेनकोट का, फिर भी लोग उसका डिमांड बढ़ाएंगे, ठीक है। सो ये सभी कुछ एक्सेप्शंस थे जो लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं हमारे टाइप्स ऑफ डिमांड। सो टाइप्स ऑफ डिमांड को आप स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि टाइप्स ऑफ डिमांड जनरली आपका बहुत जगह पे नहीं पढ़ना होता है, लेकिन आपको ये बेसिक्स पता होने चाहिए फ्यूचर स्कोप से, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सो टाइप्स ऑफ डिमांड में आप यहाँ पे देखो कि कितने तरह के डिमांड होते हैं। सबसे पहला प्राइस डिमांड। सो अब देखो, जितना भी आपने फैक्टर्स पढ़ रखा है लास्ट क्लास के जो वीडियो में, आपने जितने भी फैक्टर्स पढ़ रखे हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, बढ़ाते हैं या घटाते हैं, उससे रिलेटेड ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। सो प्राइस डिमांड का मतलब क्या हो जाता है कि अज्यूमिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट एट अ रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज नोन एज प्राइस डिमांड। जैसे यहाँ पे देखो कि कोई भी कमोडिटी का जो डिमांड है वो उसके प्राइस से अगर सिर्फ क्या हो रहा है, इन्फ्लुएंस हो रहा है, सो दैट डिमांड इज प्राइस डिमांड। वहीं क्रॉस डिमांड क्या हो गया कि बाकी सभी फैक्टर्स को कांस्टेंट रखा गया और रिलेटेड कमोडिटीज जो है, रिलेटेड गुड्स जैसे क्या क्या हो गए, तो सब्सटीट्यूट गुड्स हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गए, तो रिलेटेड कमोडिटीज के प्राइस में अगर क्या हो रहा है, चेंजेस आ रहा है ना, बाकी सभी फैक्टर्स को यहाँ पे कांस्टेंट रख दिया, तो डिमांड अगर चेंज हो रहा है हमारा, क्यों, रिलेटेड फैक्टर्स यानी रिलेटेड कमोडिटीज जो है उसमें चेंज होने से। तो रिलेटेड कमोडिटीज के प्राइस अगर चेंज हो रहे हैं, उसके वजह से मेन कमोडिटी का अगर डिमांड चेंज हो रहा है, सो दैट डिमांड इज नोन एज क्रॉस डिमांड। ओके, नाउ इनकम डिमांड। सो इनकम डिमांड, इसमें भी वही चीजें आ गई कि इनकम से अब इफेक्ट होगा, बाकी सभी फैक्टर्स कांस्टेंट हैं। अब जहां पे ऐसा डिमांड देखा जा रहा है कि डिमांड ऑफ प्रोडक्ट is influenced by income of consumer, then that demand is known as income demand. Okay, now joint demand देख लो, joint demand किसे कहते हैं। So joint demand का मतलब क्या है, when demand for two or more goods arises simultaneously after satisfying a particular want of a consumer। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि जहां पे डिमांड फॉर टू और मोर गुड्स अराइजेस साइमल्टेनियसली, दो या दो से ज्यादा गुड्स का जो डिमांड है एक ही बार में बढ़ने लगे, जैसे demand for milk, coffee beans and sugar is a joint demand as all these goods are demanded together to prepare a coffee, है ना। तो कॉफी प्रिपेयर करने के लिए क्या होगा कि कॉफी का डिमांड यहाँ पे अगर जैसे बढ़ रहा है तो उससे रिलेटेड भी होंगे। सो कॉफी का डिमांड यहाँ पे बढ़ेगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे कॉफी बीन्स का डिमांड, है ना, फिर शुगर का डिमांड, मिल्क का डिमांड, क्योंकि ये सभी मिला के ही हमारा क्या हो रहा है, कॉफी प्रिपेयर हो रहा है। तो ऐसे डिमांड को ज्वाइंट डिमांड कहते हैं। नेक्स्ट composite demand. So when demand can be used for more than one purpose, है ना, when commodity can be used for more than one purpose, अगर commodity एक से ज्यादा चीजों के लिए यूज किया जा रहा है तो वैसे डिमांड को क्या कहते हैं, composite डिमांड कहते हैं। जैसे क्या हो गया, डिमांड फॉर वाटर इज अ composite डिमांड as it can be used for various purposes like bathing, cooking, drinking, etc. उसी तरह से मिल्क का भी आप यहाँ पे ले सकते हो कि मिल्क का भी डिमांड बहुत सारी चीजों के लिए, कंज्यूम करने के लिए वहाँ पे, है ना, ड्रिंक करने के लिए, या फिर क्या हो गया कि उससे स्वीट्स बनाने के लिए, उससे कर्ड बनाने के लिए, मल्टीपल उसका भी इस्तेमाल हो सकता है, तो मिल्क भी इसमें आ सकता है। नेक्स्ट है डिराइव डिमांड। सो डिराइव डिमांड किसे कहते हैं, द काइंड ऑफ डिमांड फॉर अ कमोडिटी विच डिपेंड्स ऑन द डिमांड फॉर अदर गुड्स। ठीक है, तो दूसरे गुड्स के डिमांड से उस गुड्स का
डिमांड गुड्स या सर्विसेज का डिमांड बढ़ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे डिमांड फॉर वर्कर्स लेबर्स प्रोड्यूसिंग बैग इज डिराइव डिमांड एज इट डिपेंड्स ऑन द डिमांड फॉर बैग्स। सो जो वर्कर्स बैग्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वर्कर्स का डिमांड यहाँ पे कब बढ़ेगा, यानी ज्यादा से ज्यादा लेबर हमें कब चाहिए होंगे, जब बैग का डिमांड बढ़ जाएगा। ठीक है, तो बैग बनाने वाले का डिमांड कब बढ़ेगा, तो बैग का डिमांड जब बढ़ेगा, बैग ज्यादा से ज्यादा हमें बनाना होगा, सो हम लोग अब फिर ज्यादा से ज्यादा वैसे वर्कर्स को भी हायर करेंगे। सो ऐसे डिमांड को डिराइव डिमांड कहते हैं, जो जिसका डिमांड दूसरे से डिराइव हो रहा है कि उसका अगर होगा तभी इसका डिमांड होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। देखो कॉमोडिटीज जो एग्जांपल में है वो मल्टीपल डिमांड हो सकते हैं। ठीक है, वो ज्वाइंट डिमांड भी उसका हो सकता है, उसका कंपोजिट डिमांड भी हो सकता है ना, मल्टीपल्स हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि ये गुड्स का डिमांड तो इसमें पढ़े थे तो इसमें कैसे आ गया, ऐसा नहीं है। वो सिचुएशन पे है, किस एंगल से हम सिचुएशंस को देख रहे हैं। नेक्स्ट है डायरेक्ट डिमांड। तो डायरेक्ट डिमांड का मतलब कि ऐसे कॉमोडिटीज जो कंज्यूमर्स का डिमांड डायरेक्टली फुलफिल करते हैं, डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं कंज्यूमर को। सो वैसे हो गए डायरेक्ट डिमांड। सो जैसे डिमांड फॉर बुक्स, स्टेशनरी, क्लोथ्स, फूड्स एटसेट्रा। फिर है कॉम्पोजिट कॉम्पिटिटिव डिमांड। सो कॉम्पिटिटिव डिमांड क्या होता है, सो इसका एग्जांपल से समझते हैं कि एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर टी माइट डिक्रीज द डिमांड फॉर कॉफी व्हिच मेक्स द डिमांड फॉर दीज गुड्स कॉम्पिटिटिव डिमांड। This happen because when consumer purchase more of one commodity, say it leads to lesser requirement for the other commodity। तो यहाँ पे देखा जाता है कि जब दो कमोडिटीज एक दूसरे के क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं, है ना, क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि एक कमोडिटी का अगर प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, तो प्राइस अगर बढ़ रहा है तो दूसरे का फिर क्या हो जाता है कि डिमांड बढ़ जाता है, यानी कि एक का डिमांड बढ़ेगा तो दूसरे का डिमांड घट जाएगा। ठीक है, सो ये कॉम्पिटिटिव है, यानी दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिशन में है। नेक्स्ट है अल्टरनेटिव डिमांड। सो अल्टरनेटिव डिमांड किसे कहते हैं, so demand for a commodity is known as alternative demand when it can satisfied by using different alternatives। ठीक है, तो there are number of alternatives to satisfy demand for cloth like jeans, shirt। तो अब अल्टरनेटिव डिमांड का मतलब क्या कि एक जो यहाँ पे मेन हमारा यूज है वो मल्टीपल चीजों से उसका सेटिस्फैक्शन हो सकता है। जैसे क्लोथ, तो क्लोथ यहाँ पे अब क्या है कि जीन्स भी है, शर्ट भी है, ट्राउजर भी है, सूट भी है, साड़ी है, पैंट्स है, बहुत सारे हैं। तो ऐसे गुड्स का जो डिमांड हो गया, so demand for that commodity is known as alternative demand। चलो अब आगे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। सो हमने टाइप्स ऑफ डिमांड देख लिया, अब है मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, जिसे हम लोग चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कहते हैं। सो ये लास्ट क्लास में मैंने बताया भी था। सो व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ कमोडिटी चेंज ड्यू टू चेंज इन प्राइस कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। सो जब भी कोई कमोडिटी का जो यहाँ पे डिमांड है, या यहाँ पे आप देख लो कि क्वांटिटी डिमांड फॉर कमोडिटी चेंज, तो एक कमोडिटी का डिमांड जो है वो उसके प्राइस में चेंज होने की वजह से आता है, बाकी सभी फैक्टर्स को कांस्टेंट यहाँ माना गया। तो एक कमोडिटी, जैसे ये कमोडिटी का अगर हम लोग देख लें तो इसका जो डिमांड है ये इसके प्राइस से सिर्फ इन्फ्लुएंस करेगा, यानी प्राइस अगर बढ़ेगा तो इसका डिमांड घट जाएगा, प्राइस अगर घटेगा तो इसका डिमांड बढ़ जाएगा। सो ये ऐसा जो चेंज आता है उस चेंज को हम लोग चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कहते हैं, या उसको हम ग्राफिकली अगर हम लोग देखेंगे तो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व कहते हैं। ठीक है, अब इसमें दो चीजें आती हैं, दो तरह के मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं, एक को एक्सपेंशन इन डिमांड कहते हैं और दूसरे को कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कहते हैं। सो एक्सपेंशन किसे कहते हैं, तो एक्सपेंशन in demand refers to rise in quantity demand due to fall in price। तो जब प्राइस फॉल करने के वजह से डिमांड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो एक्सपेंशन होता है। ठीक है, इट लीड्स टू डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। इससे क्या होता है, डाउनवर्ड मूवमेंट होता है डिमांड कर्व का। और कॉन्ट्रैक्शन जस्ट उसका ऑपोजिट, कि क्या हो गया कि यहाँ पे इट रेफर्स टू राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू फॉल इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन में क्या हो गया कि राइज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो क्या हो गया कि प्राइस घटने की वजह से जब डिमांड बढ़ जाता है उसे एक्सपेंशन कहते हैं। देखो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कॉन्ट्रैक्शन में भी राइज ही यहाँ पे मेंशन हो गया है कि कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड रेफर्स टू राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू फॉल इन प्राइस। नहीं, ये ऑपोजिट होगा, ऊपर वाले का ही यहाँ पे मेंशन हो गया है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में गड़बड़ी हो गया।
सो यहाँ पे क्या मेंशन करना है, थोड़ा सा चेंज करना है कि कॉन्ट्रैक्शन डिमांड रेफर्स टू राइज नहीं फॉल इन क्वांटिटी डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन में डिमांड क्या होता है, फॉल करता है ड्यू टू राइज इन प्राइसेस। यहाँ फॉल इन नहीं होगा, राइज इन प्राइसेस होगा। तो वहां थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, एक ही चीज को दो बार लिख दिया गया है, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। देखो अब यहाँ पे इसके थ्रू, ग्राफ के थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा ये। सो एक्सपेंशन एंड डिमांड, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड या फिर कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, यहाँ पे क्या है, इसे मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व कहते हैं सबसे पहला, या चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कहते हैं। ये क्या होता है, जब कोई भी कॉमोडिटी का जो डिमांड है वो उसके प्राइस के वजह से सिर्फ बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, बाकी सभी फैक्टर्स कांस्टेंट होंगे, सो उसे मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व कहते हैं। ऐसा अगर हम लोग ग्राफ पे देखेंगे तो वो देखेंगे कि एक ही ग्राफ पे वो मूव कर रहा है, ठीक है, वो ग्राफ शिफ्ट नहीं कर रहा है, वो एक ही ग्राफ पे एक ही लाइन पे मूव करेगा। तो देखो कि अगर एक कॉमोडिटी का भी बात किया जा रहा है, इसका जो प्राइस था 20 था, 20 से अगर 15 हो गया, प्राइस घट गया, तो डिमांड 100 से 150 हो गया। सो अब ग्राफ पे देखें तो उसी ग्राफ पे, उसी सेम लाइन पे ये क्या हो रहा है कि ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जा रहा है ना, ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ ये जा रहा है। तो यहाँ पे देखो ए टू बी चला गया, ये ए टू बी चला गया, सो ये डाउनवर्ड की तरफ है ना, नीचे की तरफ ये गया। सो एक्सपेंशन में क्या होता है कि यहाँ पे डिमांड बढ़ रहा है, इसके वजह से ये डाउनवर्ड की तरफ चला गया, इधर का हमारा प्राइस घट गया और डिमांड बढ़ गया, ये एक्सपेंशन हो गया। कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, जस्ट ऑपोजिट, कि अगर कोई प्रोडक्ट महंगा हो जाए, जैसे उसका प्राइस जो है 20 से 25 हो गया, सो 20 से 25 अगर हो रहा है तो यहाँ पे फिर क्या होगा कि देखो यहाँ पे क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया, ऊपर की तरफ ये चला गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है, वो ए टू बी यहाँ पे भी गया है लेकिन ये ऊपर की तरफ गया है, ठीक है, ये ए टू बी पॉइंट चला गया, सो इसे कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, इसको अभी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी को सम अप कर रहे हैं, और भी आगे कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं है कि हमारा वीडियो यहाँ पे खत्म हो गया। सो अब ये इसको सम अप करते हैं। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड क्यों होता है, चेंज इन प्राइस की वजह से होता है। इसके वजह से हमारे डिमांड कर्व में मूवमेंट होता है, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। तो डाउनवर्ड मूवमेंट होता है एक्सपेंशन, ठीक है, नीचे की तरफ, और अपवर्ड मूवमेंट होता है कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन होता है ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस, और कॉन्ट्रैक्शन होता है ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को आप ये सम अप देख सकते हो, पूरा कॉन्सेप्ट सम अप हो गया। नेक्स्ट है हमारा शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो शिफ्ट इन डिमांड कर्व, कि डिमांड कर्व कब शिफ्ट होगा, और इसे चेंज इन डिमांड कहेंगे। तो प्राइस को छोड़ के जितने भी फैक्टर्स थे, उन फैक्टर्स के वजह से अगर डिमांड में कोई चेंजेस आ रहा है तो उसे चेंज इन डिमांड कहेंगे, और उसमें हमारा डिमांड कर्व शिफ्ट होगा, आइदर राइटवर्ड शिफ्ट होगा या लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। तो क्या है, चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस। सबसे पहला ये क्यों होता है, तो चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस, प्राइस को छोड़ के बाकी जितने फैक्टर्स होंगे उसमें चेंज आने के वजह से। इसके वजह से क्या होता है, लीड्स टू शिफ्ट इन डिमांड कर्व, ये इसके वजह से डिमांड कर्व शिफ्ट होता है। तो राइटवर्ड शिफ्ट कब होता है, इंक्रीज इन डिमांड, है ना, इसको और क्या कहते हैं, इंक्रीज इन डिमांड ड्यू टू फेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स। तो जब भी फेवरेबल चेंज होगा कोई भी फैक्टर्स में, तो वो हम लोग का इंक्रीज इन डिमांड कहलाएगा और राइटवर्ड शिफ्ट होगा। और लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब होगा, जब डिक्रीज इन डिमांड ये कहलाएगा और यहाँ पे अनफेवरेबल होगा, ड्यू टू फेवरेबल चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस। सो यहाँ पे भी थोड़ा हमारा गड़बड़ हो गया, ड्यू टू अनफेवरेबल चेंज होगा। अब देखो ये जो फेवरेबल और अनफेवरेबल का हम लोग बात कर रहे थे, कौन सा फेवरेबल कंडीशन है, कौन सा अनफेवरेबल कंडीशन। अभी राइटवर्ड शिफ्ट के बारे में देखते हैं कि हमारा डिमांड कर्व क्या हो रहा है, राइटवर्ड शिफ्ट कर रहा है, किस वजह से, प्राइस को छोड़ के, यहाँ पे है ना, प्राइस सेम है, प्राइस कांस्टेंट माना जा रहा है। सो इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हमने वहां पे देखा था ना कि अगर हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है, जैसे टी एंड कॉफी, तो अगर टी का यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, तो अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स यानी कि यहाँ पे कॉफी जो है उसका अगर प्राइस बढ़ जा रहा है, तो इसका प्राइस अगर बढ़ेगा कॉफी का, तो कॉफी का अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो कॉफी क्या हो जाएगा, कॉफी का डिमांड कम हो जाएगा, है ना, यानी कि कॉफी का अगर प्राइस बढ़ा तो रिलेटिवली फिर टी सस्ता हो गया। कॉफी अगर क्या हुआ, महंगा हुआ, तो टी का प्राइस क्या हो गया, इसके रिलेटिवली ये टी का प्राइस सस्ता हो गया, तो टी का डिमांड क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो टी का डिमांड बढ़ जाएगा तो राइटवर्ड शिफ्ट करेगा।
नेक्स्ट है डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो जैसे टी है और शुगर है, तो डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जैसे कि शुगर का प्राइस अगर घट जाए तो फिर टी का भी प्राइस क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि दोनों जुड़े हुए हैं। और टी का प्राइस घटेगा तो इसका डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर बढ़ेगा तो राइटवर्ड शिफ्ट करेगा। नेक्स्ट है इंक्रीज इन इनकम। इंक्रीज इन इनकम, तो नॉर्मल गुड्स के का फिर डिमांड क्या हो जाता था, बढ़ जाता था। और डिक्रीज इन इनकम, सो अगर इनकम घट रहा है तो इंफीरियर गुड्स का डिमांड क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट तो हमने पढ़ लिया था फर्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट है इंक्रीज इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन बढ़ गया तो फिर डिमांड बढ़ जाएगा, है ना। और टेस्ट इन फेवर ऑफ द कमोडिटी, अगर जिस कमोडिटी का हम लोग बात कर रहे हैं तो उसके फेवर में अगर कंज्यूमर का टेस्ट चेंज हो तो फिर राइटवर्ड शिफ्ट होगा, डिमांड बढ़ जाएगा। फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर इंक्रीज इन प्राइस, अगर फ्यूचर में हमारा प्राइस बढ़ने की संभावना है तो आज ही क्या होगा, उसका प्राइस, उसका डिमांड बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर फ्यूचर में ऐसा संभावना है कि उस कमोडिटी का प्राइस बढ़ने वाला है तो आज ही उसका डिमांड बढ़ा देंगे। और लेफ्टवर्ड शिफ्ट जस्ट ऑपोजिट, ऊपर वाला जो हमने केस पढ़ा उसका जस्ट ऑपोजिट है। क्या है, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस घट जाए। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का यहाँ पे प्राइस क्या हो जाए, बढ़ जाए। डिक्रीज इन इनकम, कंज्यूमर का इनकम अगर यहाँ पे डिक्रीज हो जाए नॉर्मल गुड्स के केस में। इंक्रीज इन इनकम, सो इंफीरियर गुड्स का डिमांड यहाँ पे क्या हो जाएगा, घट जाएगा। फिर डिक्रीज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन घटा तो डिमांड घट गया। टेस्ट इन नॉट इन फेवर ऑफ कमोडिटी, तो फिर डिमांड कम हो गया। एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर डिक्रीज इन प्राइस, सो फ्यूचर में अगर प्राइस घटने की संभावना है तो फिर आज क्या होगा, आज उसका डिमांड कम कर देंगे, फ्यूचर में घटने ही वाला है तो। सो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट था डिमांड का। सो इस तरह से डिमांड का पूरा चैप्टर आपका जो है वो कवर हो गया 2 वीडियोस में। ठीक है, सो दोनों वीडियो आप देखें और आप अच्छे से फिर समझ जाएंगे। अप्रोक्सीमेटली 1 आवर का आपका ये क्लास होगा, 1 आवर में आपको कंप्लीट डिमांड समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन।